हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सीटेट पेपर नंबर 2 के जो एसएसटी पार्ट है उससे रिलेटेड हम जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो हैं 30 पीवाईक्यूज जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एक तरह से पीवाईक्यूज हैं और रिपीट हो सकते हैं। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लासेस को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें क्लास को। बाकी आप कमेंट करके तो बता ही सकते हो कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमध्य रेखा को किन दो भागों पृथ्वी को किन दो भागों में बांटती है। जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को किन दो भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को कौन से दो भागों में, दो पार्ट्स के रूप में डिवाइड करती है। ठीक है, क्या वो पूर्वी और पश्चिमी है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है, स्थलीय और जलीय भाग है, उष्ण और शीत कटिबंध है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है हमारी, आपने याद रखना है, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको प्रधान मध्याय रेखा से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रधान मध्यान्ह रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो भारत में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है, ये आपने बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्रवेश करती है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे पहले ये प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि काली मिट्टी जो है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो बहुत सारी क्लासेस में आपको बता भी चुकी हूँ कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इस ये जो काली मिट्टी है ये जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, जो कपास है, कॉटन है, उसकी खेती के लिए जो है वो काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताना है कि आखिर जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व जो होता है, प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व के रूप में देखा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है उसको जनसंख्या घनत्व के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय बताना है, तो कौन सा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर 4 संसाधन दे रखे हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस है। तो जो सौर ऊर्जा है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है, क्या कृषि है, बैंकिंग है, परिवहन है या बीमा है। तो बैंकिंग, परिवहन और बीमा ये सभी जो हैं ये द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, जबकि कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंडर जो है वो आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण किस आर्थिक क्षेत्र में आता है। तो कच्चे निर्माण से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनका निर्माण जो है कौन से आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है, क्या वो प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो ये जो कच्चे माल से वस्तुएं बनाई जाती हैं ये द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र के अंडर ये कच्चे माल से वस्तुओं को निर्माण करना आता है। ठीक है, कृषि हमने पढ़ लिया, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंडर आता है और ये जो दूसरा है द्वितीयक, ये इसमें कच्चे माल से वस्तुओं को बनाना आता है। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो कौन सी नदी का है, क्या गोदावरी है, गंगा है, नर्मदा है या कृष्णा है। तो गंगा नदी जो है उसका जो नदी बेसिन है वो सबसे बड़ा है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि
हिमालय किस किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय जो है क्या बलित पर्वतों का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है या ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? जो हिमालय है वो बलित पर्वतों का उदाहरण है, ठीक है? बलित पर्वतों का। अब बलित पर्वत कैसे होते हैं? बलित पर्वत होते हैं जो एक ही लाइन में ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है? ब्लॉक पर्वत, अब उसके बाद अवशिष्ट हैं, ज्वालामुखी पर्वतों का आपको पता ही है कैसे होते हैं, ठीक है? तो हिमालय जो है वो बलित पर्वतों का उदाहरण है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि नदी द्वारा जो अवसाद के निक्षेपण में कौन-सा स्थल रूप जो है वो बन सकता है? तो क्या वो डेल्टा होता है या ज्वालामुखी है, भ्रंश घाटी है या पर्वत शिखर है? तो वो जो है डेल्टा है, ठीक है? डेल्टा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री लहरों के अपरदन से बनने वाला जो स्थल रूप है वो कौन सा है? तो समुद्री लहरों से जो अपरदन है, उससे बनने वाला जो स्थल रूप बनता है अपरदन से, वो कौन सा होता है? मान लो कि समुद्री लहरें जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है? तो अगर समुद्री लहरें ऐसे आ रही हैं, तो इनके पास जो स्थल रूप बन जाता है, उसको कौन-सा स्थल रूप कहते हैं? क्या उसको जलोढ़ पंख कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं, डेल्टा कहते हैं या फिर मोरेन कहते हैं? तो उसको जो है वो समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं उसको? समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति है उसके कम होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? क्या घने वन है, वर्षा कम और अधिक बाष्पीकरण है या अधिक वर्षा है, बहुत अधिक हिमपात है? तो कम वर्षा और अधिक बाष्पीकरण के कारण जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है वो वनस्पति कम हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर कम वर्षा हो रही है बल्कि बाष्पीकरण जो है वो अधिक हो रहा है। जो बाष्पीकरण अधिक होने के कारण ही जो वनस्पति है उसकी कमी जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती जा रही है। नेक्स्ट आता है प्रवास। प्रवास का अर्थ क्या होता है? प्रवास का अर्थ होता है कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है? जनसंख्या का एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है? पहले जैसे कि हमने पढ़ी है झूम खेती, ठीक है? जो हमने बहुत हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो लोग थे पहले के वो क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो थे वो खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि इस स्थान पर जो है वो अब हमने खेती कर ली है, एक ही फसल या 1 या 2 फसलों को ही वो एक जगह पर रहकर उगाते थे, उसके बाद वो नेक्स्ट दूसरी जगह पर वो चले जाते थे, ठीक है? दूसरी उपजाऊ भूमि की तलाश में वो निकल जाते थे, तो उसको फिर प्रवास कहा जाता था। जनसंख्या जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चली जाती है, तो उसको जो है वो प्रवास कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सतत विकास है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना, ठीक है? जो वर्तमान आवश्यकताएँ हैं उनको भी पूरा करना है और साथ में भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जो है उन चीज़ों का ध्यान में रखकर प्रयोग करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब जल संरक्षण के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब अभी जल जो है वो मान लो कि जल जो है वो पृथ्वी पर 70% है, लेकिन जो पीने लायक वाटर है वो सिर्फ 2 या 3% है, ठीक है? तो जो जल संरक्षण के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि जो है वो वर्तमान ज़रूरतें तो पूरा हो सके, उतनी ही ज़रूरत का पानी अगर हम यूज़ करेंगे तभी जो है वो हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों जो है वो उस जल का प्रयोग जो है वो अच्छे से कर पाएँगी, ठीक है? अगर हम जल को ज़्यादा वेस्ट करेंगे, ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो जो हमारे पास बहुत कम जल है पृथ्वी पर पीने लायक का, ठीक है? वो भी समाप्त हो जाएगा फिर, ठीक है? तो भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है इस ये जो है वो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है भूगोल में मानचित्र का सबसे बड़ा जो प्रमुख उपयोग है वो क्या है? तो भूगोल है, ठीक है? जियोग्राफी है, उसमें मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? केवल सजावट? नहीं, ये तो नेगेटिव टर्म हो गई। सजावट के लिए कौन मानचित्र का उपयोग करेगा? स्थान और वितरण को समझना, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है केवल लिखावट सुधारना। मानचित्र से कैसी लिखावट सुधरी जा सकती है? ये तो गलत ही होगा। या केवल परीक्षा में चित्र बनाना, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि
स्थान और वितरण को समझना। एक स्टैटिक जो समझ है बच्चे में, स्थानिक जो समझ है बच्चे में, मानचित्र को देखकर उत्पन्न होती है। मानचित्र जब बच्चा एक समझ लेता है, तो बच्चे को ये पता होता है ये कौन-सी दिशा है, ये कौन-सी दिशा है और कौन-सी दिशा में कौन-सी जगह है, ठीक है? कहाँ पर भारत है, कहाँ पर भारत की जो भी राज्य हैं, वो कौन-कौन से राज्य कहाँ-कहाँ लोकेटेड हैं, कौन-सी दिशा में है, ठीक है? तो बच्चे की जो स्थानिक समझ है, वो जो है वो मानचित्र से ही जो है वो उत्पन्न होती है। तो स्थान और वितरण को समझना जो है वो बच्चे के लिए भूगोल में इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है मानचित्र में दूरी को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मानचित्र में जो दूरी है उसको प्रदर्शित करने के लिए किस चीज़ का उपयोग जो है वो किया जाता है? क्या पैमाना का उपयोग किया जाता है, अक्षांश का उपयोग किया जाता है, दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है या प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो जो पैमाना है उसका जो है वो उपयोग किया जाता है दूरी को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट आता है भारत में वर्षा का अधिकांश भाग जो है वो किस मानसून से प्राप्त होता है? तो भारत में जो वर्षा है उसका जो अधिकांश भाग है वो कौन से मानसून से प्राप्त होता है? क्या वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है या स्थानीय पवन है? तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ठीक है, जो केरल की तरफ से सबसे पहले आती है, ठीक है, तो उसको जो है वो सबसे ज्यादा जो बारिश है वो उससे प्राप्त होती है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस या इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इस क्लास को एंड तक देखोगे तो आप आपके जो है वो 2 से 3 नंबर तो पक्का ही पक्के हो जाएंगे क्योंकि जो मिट्टियां हैं, जो भी यहाँ पर वनस्पतियां हैं, जो भी मतलब कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो वो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, ठीक है। चाय की खेती के लिए कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त होती हैं? चाय की खेती अगर करनी है तो उसके लिए जो है वो कौन सी परिस्थितियां जो है सबसे उपयुक्त होती हैं? तो उसके लिए सबसे उपयुक्त होती हैं गर्म आर्द्र जलवायु और पर्याप्त वर्षा, ठीक है। गर्म आर्द्र जलवायु और पर्याप्त वर्षा जो है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त परिस्थिति है। नेक्स्ट आता है भूकंप के दौरान सबसे अधिक जो क्षति है उस किससे प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तो भूकंप के दौरान सबसे अधिक क्षति जो है वो किससे प्रभावित हो सकती है? तो वो जो है वो भूकंप की गहराई और तीव्रता से प्रभावित हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी से सतत पर सतह पर निकलने वाला जो पिघला हुआ पदार्थ है वो क्या कहलाता है? अब मान लो कि वोल्केनो है, ठीक है। अम, अब मान लो ये जो है वो वोल्केनो है, ठीक है, ज्वालामुखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्वालामुखी का मुंह बनता है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो अब पिघला हुआ जो है वो पदार्थ निकल रहा है, ठीक है। लगातार जो है वो पदार्थ नीचे निकल रहा है और वो नीचे निकल कर यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो पदार्थ जो है लगातार गिर रहा है, ठीक है, धरती पर। अब ये जो पिघला हुआ पदार्थ नीचे गिर रहा है ज्वालामुखी से, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझना है, जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है उसको कहा जाता है लावा, ठीक है। लावा उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, लावा कहा जाता है उसको जो पिघला हुआ जो पदार्थ है वो निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पश्चिमी घाट की तुलना में जो पूर्वी घाट है उसकी विशेषता ये है कि पूर्वी घाट जो है अधिक असतत है, ठीक है, अधिक असतत है। कौन सा संसाधन जो है वो मानव द्वारा पुनः विकसित या फिर उगाया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा संसाधन है जो दूसरी बार जो है वो विकसित किया जा सकता है या फिर दूसरी बार उगाया जा सकता है? क्या वो प्राकृतिक गैस है, ठीक है, क्या फिर वो कोयला है, क्या पेट्रोलियम है या वन है? तो जो वन है वो जो है वो दूसरी बार विकसित किया जा सकता है या उगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम एक ऐसे मतलब संसाधन हैं जिनको दूसरी बार जो है वो मानव द्वारा पुनः विकसित या उगाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो वन जो है वो उसको दूसरी बार उगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस कृषि में जो है वो किसान मुख्यतः परिवार की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करता है? तो ऐसी कौन सी कृषि है उसमें जो है वो किसान जो है वो परिवार की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करता है? तो वो है निर्वाह कृषि, ठीक है, निर्वाह कृषि है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सड़क, रेल और जल परिवहन किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो ये जो है सड़क,
रेल और जल परिवहन, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से क्षेत्र की गतिविधियां हैं? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर कृषि है? तो ये कृषि तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तृतीयक है, ठीक है। तो हमने तीनों ही प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, अब ये थर्ड था, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र था, जहां पर सड़क, रेल और जल परिवहन आता है। प्राथमिक में हमने पढ़ा कि कृषि आती है, द्वितीयक में हमने पढ़ा जो कच्चे माल से चीजें या वस्तुएं तैयार की जाती हैं वो आता है, और तृतीयक में आपको पता चल गया जल परिवहन है, रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, ये सभी कुछ जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख प्राकृतिक कारक है वो क्या है? तो प्रमुख प्राकृतिक कारक आपने बताना है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो क्या वो राजनीतिक दल है, धर्म है, भाषा है या जलवायु है? तो प्राकृतिक कारक अगर पूछा गया है तो धर्म और भाषा तो प्राकृतिक कारक नहीं है, राजनीतिक दल भी प्राकृतिक कारक नहीं है, केवल जलवायु जो है वो प्राकृतिक कारक में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूगोल में जो फील्ड स्टडी है उसका मुख्य लाभ क्या है? तो फील्ड स्टडी जो है उसका मुख्य लाभ है कि वास्तविक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन, ठीक है। वास्तविक पर्यावरण का जो प्रत्यक्ष अवलोकन है वो फील्ड स्टडी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूगोल शिक्षण में ग्लोब का जो विशेष लाभ है वो क्या है? तो मानचित्र का तो हमने लाभ पढ़ लिया, उससे जो है वो स्थानिक समझ बच्चों में उत्पन्न होती है, लेकिन ग्लोब का क्या विशेष लाभ है भूगोल के शिक्षण में? जियोग्राफी टीचिंग में जो है वो ग्लोब का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है? तो वो है कि पृथ्वी के आकार और स्थानिक संबंधों को समझना, ठीक है। एज इट इज जो पृथ्वी है उसी की तरह जो है वो ग्लोब को दर्शाया गया होता है, तो फिर बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से पृथ्वी को समझ पाते हैं और पृथ्वी के आकार का उनको पता चल जाता है, उनमें स्थानिक संबंधों का जो है वो समझ उत्पन्न हो जाती है ग्लोब के द्वारा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का कि सीटेट में जो भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण है वो कौन सा है? तो भूगोल अगर पढ़ाना है सीटेट के अनुसार, ठीक है, तो उसमें जो सबसे इफेक्टिव जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है? तो वो है कि स्थानीय उदाहरण, मानचित्र, गतिविधि और अवलोकन के से अवधारणा समझना, ठीक है। स्थानीय उदाहरण और मानचित्र, गतिविधि गतिविधि और अवलोकन से अवधारणा को समझना जो है वो सबसे प्रभावी तरीका माना जा सकता है। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत छोटी सी ये क्लास थी, 30 क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और इसमें हमने बहुत जरूरी जरूरी जो टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो आई होप का आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ क्लास को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, या आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई सजेशन है, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।